बात करते हैं प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि ने ठिठुरन को बढ़ाया है। दरअसल नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई। जालौर के बागोड़ा में तेज बारिश हुई तो ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर सहित कई जिलों में बारिश हुई। जालौर और बाड़मेर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की जानकारी। तो वहीं बारिश ओलावृष्टि से प्रदेश भर के तापमान में गिरावट हुई। अधिकतम शहरों में दिन का तापमान 25 डिग्री से नीचे चल रहा है। प्रदेश में कल दिन में सबसे ठंडा मौसम बाड़मेर में रहा। बाड़मेर की अगर बात करें तो कल दिन में अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो 25 और न्यूनतम 15.9 डिग्री तापमान रहा। तो नए पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी जयपुर और साथ ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रहा है, क्योंकि सीजन की पहली मावठ भी दर्ज की गई। किसानों के चेहरे पर खुशी। और चलिए इसी खबर पर अधिक एनालिसिस के साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुट गए। निर्मल जी, पहली सीजन की मावठ की बारिश हुई और मावठ की बारिश के साथ किसानों के चेहरे तो खिले हुए नजर आ रहे हैं अपनी कृषि को लेकर, लेकिन जो आम जनता है, जीवनचर्या है, वो प्रभावित हुई क्योंकि सूर्यदेव के दर्शन आज नहीं हो पाए। क्या आप इस पर जानकारी देंगे? और सुप्रभात जयती। सबसे पहले तो गुरु पूरब की आज सबको लख लख बधाइयाँ। भगवान गुरु नानक की आज जयंती है तो सबको बहुत बधाई। देखिए, मौसम की मावठ की बात करें तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिले। जिस तरह से दीपावली और उससे पहले पराली जलाने को लेकर जो प्रदूषण था, वो प्रदूषण का स्तर एकदम तेजी से घटा है जैसे जैसे मावठ गिरी। जिन किसानों ने अपने फसल को, मतलब जो अगेती फसल है, जिन्होंने उसको बो रखा है, उनको उसमें फायदा होगा। छोटी सी हल्की मावठ हुई है लेकिन उसका बहुत फायदा होगा उसको, खासकर गेहूं में, खासकर सरसों में, खासकर चने के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक गर्मी का दौर चल रहा था, क्योंकि दिसंबर के मुहाने पर हम खड़े हैं और अभी तक सिर्फ गर्मी को देख रहे थे हम, अब वो थोड़ा सा सर्दी का, एक गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। तो निश्चित तौर पर इस जो तापमान जो गिरा है मावठ की वजह से, इसका बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इसके इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, अगर मौसम की बात करें सीधे तौर पर जयती, तो चूंकि पश्चिमी विक्षोभ बना है और इसका सीधा जो असर है इसका, वो सीधा पश्चिमी राजस्थान से होकर और उत्तर राजस्थान की तरफ बढ़ा है। यानी कि सबसे पहले बाड़मेर के अंदर मावठ बाड़मेर की धरती को छूती है, उसके बाद धीरे धीरे बाड़मेर से आगे बढ़ती हुई जयपुर में भी बरसात हुई। जयपुर के अलावा दौसा की बात करें, धौलपुर, भरतपुर की बात करें, तो हर जगह छिटपुट वर्षा है। तो इस बरसात का निश्चित तौर पर, इस मावठ का एक अच्छा किसानों के लिए प्रभाव पड़ेगा, किसानों के लिए, आम जन के लिए। क्योंकि AQI का जो लेवल था, वो राजस्थान के 14 ऐसे शहर थे, 14 ऐसे जिले थे जहाँ 400 से या 350 से ज्यादा पार चला गया था। वो लोग जो सेंसिटिव स्किन के लोग हैं, वो लोग जो दमे के पेशेंट हैं, वो बुजुर्ग, वो बच्चे जिनको प्रदूषण की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, वो प्रदूषण का स्तर तेजी से मावठ की वजह से घटा है। दूसरा, चूंकि जिन्होंने अगेती बुआई की है, वो अपने खेतों को उन्होंने संभाल लिया, खेत खलिहानों को संभालने लग गए, वो धीरे धीरे बुआई का उन्होंने काम तेजी से शुरू किया, तो उसका इम्पैक्ट वहां भी देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, मैंने जैसे पहले भी कहा कि चूंकि तापमान गिरा है, तो तापमान गिरने से सर्दी का एहसास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर मौसम, देखिए, हर ऋतु का, हिंदुस्तान के अंदर हम बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हर ऋतु का अपना महत्व होता है। तो जैसे जैसे सब इंतजार कर रहे थे कि गुलाबी सर्दी का एहसास उनको कब होगा, तो गुलाबी की सर्दी का एहसास होने लगा है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटे तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात होगी। और इसकी वजह से तापमान जो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस गिरा है, उसमें अभी 3 से 4 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। यानी कि जो रात का तापमान है वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और दिन का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो निश्चित तौर पर अब ठंड के लिए जयपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को तैयार हो जाना चाहिए। जयती। बिल्कुल निर्मल जी, लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी है, क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ में ठंड का एहसास भी होने लगा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि खेती में लगे हुए हैं, वो बुवाई कर रहे हैं। आपने जानकारी दी, लेकिन एक और फैक्टर है इसमें एक चीज़ ये है, उन लोगों के लिए भी जानकारी ज़रा दीजिए जिनके माथे पर इस समय चिंता है, शिकन है। शादियाँ बहुत सी हैं निर्मल जी इस समय, और शादियों के सीज़न को देखते हुए जब जब मौसम परिवर्तित होता है, जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके बच्चों की शादी है, बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ जानकारी, भारी बारिश की तो उम्मीद नहीं है ना इन दिनों में? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने जयते। देखिए, चूंकि देवउठनी 11 का जो दौर होता है, उसके साथ ही मावठ का दौर भी शुरू होता है। तो ये तो वो सब लोग जानते हैं कि उनको बरसात का सामना इसमें करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात फिर ये है कि जो सावा है वो 28 और 29 तारीख का, यानी कल और परसों का है। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, वो 24 से 48 घंटे का था। 24 घंटे बीत चुके हैं और ये 24 घंटे की जो दूसरी अवधि है, इसमें छिटपुट हल्की से मध्यम बरसात, वो भी पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में हो सकती है। यानी एक
आशा की किरण ये जरूर है कि कल जिनके फेरे पड़ने हैं, कल जहां शादियां होनी हैं, जहां पाणिग्रह संस्कार होने हैं, वो शायद इस बरसात से बच जाएं। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अव्यवस्थाएं जरूर हो जाती हैं जब बरसात आती है। तो सब लोग, चूंकि जीवन में इस तरह का अवसर एक बार आता है जीवन में कि जब आप शादी समारोह आयोजित करते हैं अपनी बेटी का या बेटे का, और उस दौर में भी अगर बरसात से खलल पड़े तो निश्चित तौर पर चेहरे पे मायूसी जरूर होती है। लेकिन अच्छे संकेत सिर्फ ये मिल रहे हैं कि 24 घंटे में स्थितियां बदलेंगी। जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो घट सकता है, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान की बात करें या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वह हल्की से मध्यम बरसात अगले 24 घंटे में हो सकती है। लेकिन 28 तारीख का कल का सावा वो हो सकता है इससे प्रभावित हो, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ही प्रभावित होगा, बाकी शेष जगह पर राहत की स्थिति है। और उसके बाद के जो आने वाले दिन है 7-8 दिन, यानी जो अगले सावा होगा 3 या 4 तारीख का, वहां जरूर राहत नजर आ रही है। बिल्कुल जी, टूरिज्म भी बहुत ज्यादा परवान पर चढ़ता है जब अच्छा मौसम होता है। जो वीकेंड गुजरा है, सैटरडे संडे अच्छा मौसम था, शाम से ही थोड़ी हल्की ठंड का एहसास होने लगा था और टूरिज्म प्लेसेस पर, फोर्ट्स पर, मॉन्यूमेंट्स पर बहुत ज्यादा भीड़ लोग ही नजर आ रही थी। आप ये मानकर चले कि टूरिज्म की दृष्टि से ये मौसम बेहद खास रहने वाला है। गुलाबी सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी वो ग्राफ भी बढ़ेगा पर्यटकों का। निश्चित तौर पर जाती है, निश्चित तौर पर देखिए कि इस समय हम फ्रंट सीट पर हैं। राजस्थान ने पूरी देश दुनिया को बताया कोरोना के बाद कि कैसे वो अपने पर्यटन के आधारभूत ढांचे को तेजी से वापस पटरी पर लाता है। सुरक्षित प्रदेश की जो हमारी छवि बनती है उसका हमको फायदा मिला है। लगातार जिस तरह के आधारभूत ढांचे का जो विकास हुआ है उसका काम मिला है। पुरातत्व विभाग ने बहुत शानदार काम किया है, पर्यटन विभाग ने बहुत शानदार काम किया है, जंगलात महकमा ने बहुत शानदार काम किया, क्योंकि सबको पता पड़ गया कि नेचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तरफ जाना चाहिए। सांसों की कीमत लोगों को समझ में आने लगी। और चूंकि नवंबर से औपचारिक तौर पर एक पर्यटन सत्र का शुभारंभ हो जाता है तो निश्चित तौर पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, दिवाली के साथ ही बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन चुनाव की जो छुट्टी थी, आज गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, कल रविवार की छुट्टी थी, उससे पहले शनिवार की, जयपुर में इस सत्र में सबसे ज्यादा पर्यटक देखने को मिले। कल अकेले आमेर में 13,322 से ज्यादा पर्यटक थे। अगर पूरे राजधानी जयपुर की बात करें तो अकेले जयपुर के अंदर कल पर्यटकों की संख्या 55,000 से ज्यादा थी, जिसके अंदर करीब 9,000 विदेशी पर्यटक थे। यह शुभ संकेत है ट्रैवल ट्रेड के लिए। ट्रैवल ट्रेड का चेहरा खिल उठा है। और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें तो झालाना इस समय अपने चरम पर है। आमागढ़ बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क टूरिस्ट बहुत पहुंच रहा है। इसी तरह से डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत से हमारी बात हुई, जो पुरातत्व निदेशक हैं, उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास का बहुत फायदा मिला है। वर्चुअल टूर जो कराए गए कोरोना के दौर में उसका बड़ा फायदा मिला है। यही कारण है कि जितने भी स्मारक हैं उनके प्रति लोगों की आस्था ज्यादा बढ़ी है। मंदिरों में देव दर्शन करने लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों का वक्त होता है तो चाहते हैं कि इस बहाने वो टूरिज्म के साथ साथ देव दर्शन भी करें। तो निश्चित तौर पर सिर्फ राजधानी जयपुर ही नहीं, जोधपुर की बात करें, उदयपुर, कोटा या अजमेर की बात करें, चित्तौड़ की बात करें, हर जगह पर्यटक, शानदार पर्यटकों की आवक देखने को मिल रही है। और ये फ्लो अब आप मानिए कम से कम मार्च अप्रैल तक ये फ्लो बरकरार रहेगा। और ये फ्लो बरकरार रहा तो आप विश्वास कीजिए कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो राजस्थान के अंदर पर्यटकों का आंकड़ा 15 करोड़ से पार जाना तय है, क्योंकि वित्त वर्ष के पहले 6 महीने के अंदर ही 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा पर्यटक आए। तो निश्चित तौर पर जो काम हुआ है, लोगों की जो आस्था जयपुर को लेकर के, यार सब गुलाबी नगर इसलिए देखना चाहते हैं, यहाँ का स्थापत्य बड़ा अद्भुत है, यहाँ की खान पान, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ के जो हॉस्पिटैलिटी है वो निश्चित तौर पर अद्भुत है। तो ट्रैवल ट्रेड के चेहरे खिल उठे हैं, लगातार बुकिंग मिल रही है। पैलेस ऑन व्हील्स शुरू हो चुकी है, उसको लेकर के काफी बुकिंग मिल रही है। तमाम जो होटल है, खासकर रणथंभौर की बात करें, सरिस्का की बात करें, कुंभलगढ़ की बात करें, जवाई की बात करें, तमाम होटल वहां पर बुक हैं। लोग नेचर की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, खासकर जो नेचर रिजॉर्ट्स हैं, वो फुल हैं, पूरी तरह से बुक हैं। एक जो टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी की बात करें तो जबरदस्त उसकी तरफ हुजूम उमड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छे संकेत है ट्रैवल ट्रेड के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे तौर पर पर्यटन और खनन से जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर पर्यटन जो हमारी एसजीडीपी है उसमें 8 से 10% का उसकी पार्ट रहता है, उसकी भूमिका रहती है 8 से 10% की। और जैसे जैसे टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ेगा, जैसे जैसे टूरिस्ट का यहाँ पर स्टे बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि एक पर्यटक जब राजस्थान में आता है तो उससे 13 लोग एंगेज होते हैं जैती, यानी 13 लोगों को रोजगार मिलता है। अभी गोल्डन ट्रायंगल में जो पर्यटक देखने आता है वो हमारे यहाँ 24 से 48 घंटे रुकता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको 3-4 दिन राजस्थान के अंदर रोकें, ताकि हमारे यहाँ रेवेन्यू भी बढ़े। विदेशी मुद्रा का जो हमारे यहाँ जब मनी एक्सचेंजर जितने भी, उनका कहना है कि विदेशी मुद्रा का जितना ज़्यादा हमारे यहाँ आवक होगी उतना ज़्यादा हमारे राजस्व में फायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप होगी। तो और फिर टूरिज्म की विभिन्न विधाएं लगातार, चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, चिकित्सा टूरिज्म हो, ग्रामीण टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, हर तरह की विधा यहाँ पर मौजूद है। हमारा एक एक पर्यटन उत्पाद अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की पर्यटकों का फ्लो है, अगर ये बना रहा तो आप मानिए 15 करोड़ से ज्यादा पर्यटक एक वित्त वर्ष में आएंगे, जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। तो इसके लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए और हम पूरी तैयारी के साथ डटे हुए भी।
जयती। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गुलाबी नगरी जो है वो पावड़ों से गुलजार तो नजर आ ही रही है, लेकिन खूबसूरत सा मौसम और हल्की ठंड भी अब इस चीज की उत्सुकता को बढ़ा रही है कि इस बार सीजन क्या होगा। हर सीजन से पहले, हर ऋतु बदलाव से पहले मौसम विभाग का एक विश्लेषण होता है। वो बताते हैं कि इस बार बारिश कैसी रहेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि गर्मी जयपुर में ऑलमोस्ट 8 महीने 7 महीने चलती है, अभी भी गर्मी कभी कभी फील होती है। इस बार मौसम ठंड के समय में निर्मल जी क्या कह रहा है मौसम विभाग, कितनी सर्दी रहेगी, क्या कोई रिकॉर्ड टूट रहा है या फिर सामान्य सर्दी इस बार के मौसम में? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम विज्ञानियों ने जो आकलन किया है, खासकर सर्दी को लेकर के जो आकलन कहते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से देखा कि मौसम चक्र जिस तरह से गड़बड़ा है, तो हर एक मौसम एक महीने कुछ ऐसा लगता है जैसे आगे की तरफ खसक गया हो। जो सर्दियां पहले नवंबर की शुरुआत से पड़ना शुरू हो जाती थी, वो दिसंबर मुहाने पे खड़े, दिसंबर की शुरुआत से पड़ रही है। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो चौमासा होगा, सर्दियों के जो 4 मास होंगे, इनमें अच्छी सर्दी पड़ेगी। और जिस तरह से मौसम विज्ञानियों का कहना है कि जो तापमान है, खासकर क्योंकि पहले ये होता था कि चूरू में बहुत ठंड पड़ती थी, या हम बीकानेर की बात करें, फलौदी की बात करें तो बहुत ठंड पड़ती थी, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान में भी इस ठंड का असर देखने को मिला है। और जिस तरह से अब खाड़ी की हम बात करते हैं, पूरे कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, वहां बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो गया। मनाली के आसपास बर्फ की गिरने की बात करते हैं, पौड़ी गढ़वाल की तरफ बर्फ गिरने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है वो पूरे देश में धीरे धीरे करके देखने को मिलता है। अब चूंकि हमारे यहाँ सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और जो आकलन मौसम विज्ञान विभाग ने किया है, तो आप निश्चित मानिए कि 15 दिसंबर के बाद जो है वो सर्दी एकदम तेजी से उसका प्रभाव बढ़ेगा। और 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी के जो 2 महीने का जो दौर रहेगा, वो हाड़ कपाने वाली सर्दी यहां पर भी पड़ेगी। और वो उस लिहाज से, किसानों के लिहाज से भी ठीक है। जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो गेहूं की फसल पकती है, और गेहूं की फसल पकती है तो खेत खलिहान जब किसान के लहलाता है तो उसके चेहरे पर भी खुशी आती है, उसकी जेब में 2 पैसे आते हैं, उसको संबल मिलता है। तो निश्चित तौर पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से मौसम विभाग का जो आकलन है, उसमें सर्दी भी उतनी पुरजोर पड़ेगी जितनी पुरजोर गर्मी का हमने सामना किया था, और ये अच्छे संकेत है मौसम के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो चौमासा है वो सर्दी भरा होगा, गुलाबी सर्दी होगी, अच्छे अच्छे पकवान जो सर्दी के खाने को मिलेंगे लोगों के लिए घूमने का जो एक सिलसिला जो राजस्थान में शुरू हुआ है, क्योंकि सर्दी को राजस्थान का पर्यटन सीजन माना जाता है। जब गुलाबी सर्दी पड़ेगी तो गुलाबी नगर अपनी रौनक पर होगा, पर्यटन बढ़ेगा, खेत खलिहान में किसान अगर संपन्न होगा तो निश्चित तौर पर आप मानिए, धरती पुत्र अगर संपन्न है तो धरती भी मुस्कुराएगी, आसमान भी मुस्कुराएगा। और निश्चित तौर पर आने वाला जो 4 महीने का जो समय है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। जयती। बिल्कुल निर्मल जी, और अगर अब इसे इस तरह से समझने की कोशिश भी की जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ने के साथ लोगों को मन होता है अच्छा खाने का, घर से बाहर निकलने का, गर्म सर्द कपड़े पहनने का, लेकिन इस बीच में अगर ये समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो ट्रैवल ट्रेडर्स हैं या फिर जो होटेलियर्स हैं, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उत्साहित है आने वाले पर्यटन सीजन को लेकर, खासतौर पर न्यू ईयर है, उससे पहले क्रिसमस है, तो पूरा जो छुट्टियों का दौर रहेगा सीजनल, वो इस बार एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है, क्योंकि चुनाव भी संपन्न हो गए। अब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नजर अगर आएगी तो सिर्फ पर्यटकों की होगी, चुनावी रैलियों की नहीं। निश्चित तौर पर जयती, देखिए, अब जिसको ट्रैवल ट्रेड के लिए जो सबसे शानदार जो समय होता है उसको दिसंबर माना जाता है, क्योंकि पहले तो क्रिसमस, उससे पहले दीपावली आ जाती है, फिर क्रिसमस, और क्रिसमस के बाद न्यू ईयर। अभी से जो न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए राजस्थान के अंदर बुकिंग शुरू हो चुकी हैं। 7 बजट होटल है, वो ऐसे इवेंट की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को मतगणना का भी काम संपन्न हो जाएगा, इस बीच में सरकार भी बन जाएगी। लेकिन जो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का जो 1 महीना, यानी जो गोल्डन मंथ होगा, उस गोल्डन मंथ के अंदर राजस्थान पर्यटन अपने चरम पर होगा। राजस्थान के अंदर आप इस 1 महीने की अवधि के अंदर हम माने तो प्रतिदिन राजस्थान में 4 लाख से ज्यादा पावने की आवक होगी, यानी करीब 1.5 करोड़ पावने पहुंचेंगे। उनको किस तरह की सुविधाएं देनी है, उनके लिए विभिन्न तरह के आयोजनों की श्रृंखला अभी से तैयार हो गई है। थीम बेस्ड आयोजन होंगे, किस किस थीम पर कौन कौन सी होटल आयोजन करेगी, कौन कौन से रिजॉर्ट्स आयोजन करेंगे, किस तरह की संगीत की श्रृंखला होंगी, किस तरह के खान पान की श्रृंखला होंगी, उसके लिए तैयारी अभी से। और ट्रैवल ट्रेड ने तो खासकर विदेशी जितने भी उनके जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनको अभी से अपने ब्रोशर्स, अपने लिटरेचर अपने यहाँ का भिजवाना शुरू कर दिया है कि हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। बुकिंग अभी से 30% से ज्यादा बुकिंग इस गोल्डन मंथ की हो चुकी है, यानी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी की गोल्डन जो मंथ है उसकी 30% से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। और आप विश्वास मानिए कि 10 दिसंबर आते आते एक अदद रूम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये है राजस्थान के हमारे पर्यटन उत्पादों की लोकप्रियता, जो देश दुनिया के अंदर अपने चरम पर है। राजस्थान को उस रूप में जाना जा रहा है। तो मैंने जैसा पहले भी कहा, हमारा तो एक पर्यटन उत्पाद हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, जो देश दुनिया में खुद अपना प्रचार प्रसार करता है, खुद अपना बताता है कि हाँ, उसके पीछे उसका स्थापत्य किस तरह का है, उसमें किस तरह की अद्भुत कलाएं यहाँ पर छुपी हैं, हमारा लोक संगीत, हमारा लोक नृत्य। तो तमाम
तमाम जो आयोजन है उसकी पूरी कड़ियां तैयार कर ली गई हैं। ट्रैवल ट्रेड पूरी तरह से खुश है, लगातार बुकिंग मिल रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिनको बुकिंग करानी है अभी करा लीजिए, क्योंकि 10 दिसंबर के बाद राजस्थान के अंदर गोल्डन मंथ में एक कमरा भी मिलना किसी होटल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही ट्रैवल ट्रेड की पहचान है। यही ट्रैवल ट्रेड अपना इस पूरा जो अवधि है इसको भुनाना भी चाहती है। और भुनाए क्यों नहीं, क्योंकि जिसने 2 साल कोरोना में अपना सब कुछ खो दिया, लोगों के रोजगार छिन गए, होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था, वो अब उभरने लगी है। तो एक बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं जिस तरह से ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के माध्यम से लगातार बुकिंग मिल रही है। और आप विश्वास मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये गोल्डन मंथ राजस्थान के पर्यटन इतिहास का सबसे शानदार महीना रहने वाला है। जिस तरह की बुकिंग का रेस्पॉन्स मिल रहा है तो अच्छे संकेत है। पर्यटन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ेगा, चौतरफा जो आवक होगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे संकेत है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जो समय, ये पर्यटन सत्र का जो पीक समय होता है, ये राजस्थान ट्रैवल ट्रेड के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा समय रहने वाला है। निर्मल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आप बने रहिए हमारे साथ, और भी बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन एक बार रुक करते हैं जोधपुर का भी, क्योंकि जोधपुर भी खाने पीने के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और टूरिज्म के लिहाज से बेहद खास। जोधपुर में भी मौसम बदला है। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले सर्द सुबह भी हुई है जोधपुर में और बारिश सुबह से हल्की फुल्की नजर भी आई। सबसे पहले तो सीजन की पहली मावट पर अपडेट दीजिए। दूसरी चीज ये बताइए कि बदला हुआ मौसम कितना अट्रैक्ट कर रहा है टूरिस्ट को जोधपुर की ओर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल अचानक से मौसम का बदलना, बारिश का होना, ओले गिरना, पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर पूरी फिजा बदल गई। लेकिन देखिए कि ये मौसम है, ऐसा सबको पता था, लेकिन ये उम्मीद थी कि बारिश हो जाएगी। सर्दी बढ़ गई है। कल रात तक बहुत सर्दी थी, आज सुबह सर्दी थी। सूरज देवता उग रहे हैं, बुझ रहे हैं, छुप रहे हैं। देखिए, सूर्यवंश सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आसमान वैसे तो साफ है, लेकिन सूरज नहीं उगा है। आता है, बाहर आता है, चला जाता है। लेकिन मौसम के लिहाज से देखें, ऐसा मौसम पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में ये मौसम इसलिए ज़्यादा पसंद है कि दाल का हलवा हो, गाजर का हलवा हो, बावे की कचौरी हो, जोधपुर का मिर्ची बड़ा हो। तो ये उस लिहाज से खान पान वाला जोधपुर शहर रहा है, उस लिहाज से मौसम बहुत अच्छा है। दाल के बड़े हों, और ये जोधपुर जिस तरीके से पूरे भारत के, पूरे विश्व के अंदर यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं, यहाँ हर तासीर के अंदर जिस तरीके से, तो मौसम निश्चित रूप से बदला है। दूसरी बात अगर कर लेते हैं कि इस मौसम से होने वाली मौसमी बीमारियों को देखते हुए अलग व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि इस वक्त बीमारियां भी बहुत सारी होती है। और हमारे साथ व्यक्ति भी, कैसा 2 दिन से मौसम बदला, किस तरह का हालात है? मौसम तो ये है कि बारिश काफ़ी हुई है और कई जगह ओले भी पड़े हैं और मौसम पूरा ठंड है। बीमारी भी, वो लोगों को, कईयों को बुखार और ये, और एकदम ही कल पूरा दिन बारिश हुई है। आज भी सुबह थोड़ा रिमझिम बारिश हुई है और मौसम ज़्यादा, मतलब ठंड बहुत बढ़ गई है। तो देखिए, ठंड बढ़ गई है और अब कुछ उम्मीद है कि अब जो है सूरज उगे तो थोड़ी राहत मिले। लेकिन फिर भी शादियों का सीजन है, लोग खूब मालताल उड़ा रहे हैं और ऐसे में गर्मा गर्म जो भी चीज़ मिल जाए बहुत अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जो की चाय की जो थड़ियाँ हैं, वहाँ पर मिचड़ों की दुकानों पर ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है। और ये मौसम वैसे कहा जाए तो बाजरे की रोटी वाला है। गाँव के अंदर बाजरे की गर्म रोटी है, यहाँ जो केरकुमटियों की सब्जी है, यहाँ जो जिस तरीके से अलग अलग सब्जियों का खान पान का जो आनंद का वक्त होता है, वो यही वाला समय होता है। जी बिल्कुल राजीव, लौटेंगे एक बार, रुक करते हैं। माउंट आबू का सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, पूछने की जरूरत नहीं है कि सर्दियों में कितना गुलजार होगा, क्योंकि अभी से वो रौनक नजर आने लगी होगी। लेकिन आज क्योंकि मौसम परिवर्तित हुआ है, वादियां भी ढक चुकी है, क्या तस्वीरें वहां से और पर्यटकों का कितना रुझान नजर आ रहा है इस मौसम के प्रति? देखिए जयती, माउंट आबू के मौसम का मिजाज जहां कल दोपहर से बदला था, तो यहाँ की जो फिजाएं हैं, इन फिजाओं में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर जो गहरी धुंध है वो छाई हुई है। ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में जो मौसम बदला है, मौसम बदलने के साथ यहाँ पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। तो तमाम जो चीजें हैं, गर्म पेय पदार्थ है, उसका पर्यटक यहाँ पर सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कल से मौसम परिवर्तन हुआ है, क्या नजर आ रहा है, कैसा माहौल है? कल से ठंड एकदम ज़्यादा बढ़ गई है और बारिश होने के बाद में फिर यहाँ पे लाइट की भारी समस्या है। कल शाम को 5 बजे से बिल्कुल लाइट है नहीं और अभी तक ऐसी लाइट की कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। प्रशासन से अभी इस बारे में संपर्क किया तो पहले बताया गया था कि सुबह लाइट आ जाएगी, मगर अभी तक ऐसी स्थिति है तो इसके कारण से काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ रही है। बादल होने की वजह से अंधेरा भी है तो घरों में भी कई समस्या आ रही है, पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देने की प्रशासन को जरूरत है। सर, पर्यटन के लिहाज से बात करें, जो कि वीकेंड था, तो टूरिस्ट का जो फ्लो है वो कैसा है? टूरिस्ट का फ्लो वैसे तो अच्छा
था, मगर ये कल के मौसम और आज के मौसम के हिसाब से बारिश भी ज़्यादा हो गई, उसके हिसाब से हॉटलॉक लाइट भी नहीं होने की वजह से मार्केट में भी सुविधाओं की कमी है, दुकानें वगैरह भी इस हिसाब से कम खुली है, काम नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की परेशानी जरूर है। वहीं मौसम का मिजाज की बात करें तो आज सुबह भी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो सूर्य देव है उनके यहाँ पर दर्शन हुए, तो कह सकते हैं हल्की राहत जैसी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो पर्यटक है, पर्यटक भी इस खास करके इस मौसम का यहाँ पर रुख करते हैं, क्योंकि इस मौसम का जो मजा है और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि माउंट आबू जो अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, ऐसे में जो मौसम बदलता है तो पर्यटकों की रेलम खेल यहाँ पर नजर आती है। और जो ये वाहनों की ये जो कतारें हैं जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो वाहन जो लगातार जो यहाँ से इस सड़क से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में मौसम बदलने के बाद जो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, लेकिन ये जरूरी है कमलेश समझना, क्योंकि हर सीजन से पहले कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है और खासतौर पर ऐसे क्षेत्र जो कि पूरी तरह से टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हैं, अच्छे खासे मौसम होता है। आप सभी को एक बार रोकते हैं, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज जयपुर में और पूरे प्रदेश भर में बदला हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। जयपुर का रुख करते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी लगातार हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। निर्मल जी, जब बात हम मौसम की करते हैं और बदले हुए मौसम के साथ में खुश होने वाले फैक्टर्स की करते हैं, जिसमें रौनक नजर आती है, जिसमें बाजार गुलजार नजर आते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि बदला हुआ मौसम बीमारियों को भी न्योता देता है और इस चीज को लेकर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसमी बीमारियों की वजह से लोग पहुंचते हैं। अस्पताल के जो अस्पताल हैं वो हमेशा फुल नजर आते हैं, आउटडोर्स में जगह नजर नहीं आती। ऐसे में इस चीज का भी एक फैक्टर ध्यान देने की जरूरत कि मौसम बदल रहा है, आप ध्यान दें, तबीयत का ख्याल रखें। देखिए जयती, अगर हम बात धार्मिक मान्यताओं की करें तो आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, गुरु नानक जयंती भी है, और कार्तिक के महीने को सबसे पवित्र महीना हिंदू संस्कृति के लिहाज से, तो ये वो महीना होता है। आज कार्तिक स्नान हो रहा होगा, पुष्कर में लगा रहे होंगे, तो वहाँ गंगा सरयू में डुबकी लगा रहे होंगे। सांबर की बात करें तो कहते हैं ना कि सब तीर्थों की नानी देवयानी, तो देवयानी टेम्पल में दर्शन कर रहे होंगे लोग। आज का दिन का एक अलग ही महत्व है, हर पंथ में, हर वर्ग में, हर जाति में एक अलग महत्व है। तो अगर यूं कहें, इसको इस लिहाज से भी जोड़ के देखा जाए कि आज जो मावट हुई है ये अमृत वर्षा है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो बीमारी बढ़ना तो दूर की बात, इससे बीमारी घटेंगी ही घटेंगी, इस लिहाज से कि जब AQI, हम अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो अगर वो 400 से ऊपर जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक स्थिति मानी जाती है उसको। और इस मावट ने उसको घटा करके अगर 200 के आसपास ला दिया, 150 के आसपास ला दिया, तो लोगों को इस मावट से राहत ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसानों को इससे राहत ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो किसान अगेती फसल बोता है उसको उम्मीद ये होती है कि नवंबर के आसपास उसको मावट मिल जाए, 10 नवंबर के आसपास, तो वो खेत में चला जाए, अपने बीज बो दे, अगेती फसल तैयार कर ले। तो उसके लिए ऐसे भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी अमृत वर्षा है। जहाँ जहाँ ये बरसात गिरी है निश्चित तौर पर किसान को फायदा मिलेगा। जो किसान अगर गेहूं बो रहा है, जो किसान चने या सरसों की जिसने बुआई कर दिया, बुआई कर रहा है, उसको उससे निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। हाँ, और तीसरा अगर हम इसका इम्पैक्ट ये देखें इस रूप में, सर्दी के रूप में, चूंकि हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है पूरी, जैसे मैंने कहा कि पूरा ऋतुओं की व्यवस्था बनी हुई है, तो नवंबर से सर्दी का आगाज हो जाता है। जो सर्दी नहीं पड़ रही थी, लोग 3-4 दिन पहले तक पसीनों में जो तरबतर हो रहे थे, जिन लोगों के घर के कूलर, पंखे, AC अभी बंद नहीं हुए थे, उनको इस 24 घंटे में बड़ी इस मावट ने बड़ी राहत दी है। तापमान गिरा है तो लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। गुलाबी सर्दी का एहसास होने का मतलब यह है कि सर्दी के मौसम को इसलिए बड़ा रिच मौसम माना जाता है कि एक अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे लोग कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स लेंगे, स्वेटर्स लेंगे, पुलोवर्स लेंगे, बहुत इस तरह का परिधान होगा। खान पान बड़ा रिच हो जाता है। जो लोग पूरी गर्मी तले हुए खाने से या गरिष्ठ भोजन से बचने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस मौसम में उस पकौड़े की तरफ भागते हैं, मिर्ची बड़े की तरफ भागते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले जब राजीव गौड़ बात कर रहे थे जोधपुर से, तो हमारे भी मुंह में पानी आ रहा था, वो विभिन्न पकवानों की बात कर रहे थे। देखिए, चूंकि कार्तिक का महीना है और अब एक माघ का महीना बीच में, इसके बाद पोष, तो पोष वड़ों की ऐसी इस मौसम ने उम्मीद अभी से जगा दी है। लोग उन्हीं पकौड़ों की तरफ बढ़े, लोग उस पकवान की तरफ बढ़े। तो देखिए, मौसम के लिहाज से तो बड़ा रिच
रिच मौसम है। और यही कारण है कि पर्यटक सबसे ज्यादा राजस्थान में यूं आते हैं, क्योंकि खासकर जो यूरोपियन पर्यटक होता है या अमेरिका पर्यटक होता है वो इतनी गर्मी का आदी नहीं होता है, तो राजस्थान की सर्दी उसको गुलाबी सर्दी बड़ी भाती है। ऐसे में जैसलमेर के जितने भी सम के धोरे हैं वहां भीड़ लग जाती है पर्यटकों की। वो उस सुनहरी मिट्टी के साथ उस सर्दी का एहसास करते हैं, उनको एक अलग ही अपनापन वहां पर महसूस होता है। हम गुलाबी नगर जयपुर की बात करते हैं तो लोग यहाँ आते हैं, माउंट आमेर जाते हैं, माउंटे में देखते हैं, माउंटे के पीछे सागर, बड़ा सागर देखते हैं, आमेर के पूरे दर्शन करते हैं। यहाँ विभिन्न जो गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो अलग अलग तरह का इस समय वहाँ पर लोगों में एक उल्लास का माहौल देखने को मिलता है जैसे जैसे सर्दी आती है, क्योंकि जयपुर के आराध्य देव हैं। तमाम हमारे यहाँ के जो मंदिर हैं, तमाम हमारे यहाँ के जो स्मारक हैं, तमाम हमारे यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हैं, हमारे यहाँ बायोलॉजिकल पार्क हैं, चिड़ियाघर हैं, ऐसी जल महल की बात करें जो मानसागर झील की, तो लगातार पर्यटकों का आगमन इसलिए होता है कि इस मौसम को सब पसंद करते हैं। तो विश्वास कीजिए इस मौसम में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि हमारी नानी दादी के नुस्खे की बात हम करते हैं या हमारे जो बुजुर्ग कह के जाते हैं, बड़े सयाने कह के जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आती सर्दी और जाती सर्दी से बचना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एहतियात जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि आती हुई सर्दी है, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही बरती तो निश्चित तौर पर जुकाम का शिकार हो जाएगा। वायरल का सा मौसम होता है, बीच बीच में मलेरिया इस दौर में ऐसा होता है, स्वाइन फ्लू जो होता है इस दौर में उसका थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर आने वाली सर्दी से बचना चाहिए, जाती सर्दी से भी बचना चाहिए। लेकिन आप इन सबको पीछे छोड़ते हुए इस मौसम का आनंद लीजिए, इस मौसम में पर्यटन का आनंद लीजिए, इस मौसम में खान पान का परिधान का आनंद लीजिए, इस मौसम में शादी ब्याह के अंदर नाचने गाने का आनंद लीजिए। तो निश्चित तौर पर आनंद उल्लास का महीना है, आनंद उल्लास का समय है। और मैं पिछले बार कह रहा हूं कि किसान खुश है, आम जनता खुश है, बीमारियों से निजात मिली है, प्रदूषण से छुटकारा मिला है, लोग नेचर की तरफ जा रहे हैं। शादी ब्याह का मौसम है, खान पान का मौसम है, उसको पूरी तरह एंजॉय करिए, लेकिन एहतियात के तौर पर। तो ये सर्दी और ये मावट किसी को नुकसान नहीं दे रही है। हाँ, विवाह समारोह में जरूर इससे कहीं छिटपुट खलल जरूर पड़ा होगा, लेकिन निश्चित मानिए कहते हैं कि घर के आंगन में, यानी जिस घर में पानी ग्रहण हो रहा हो और उसमें इंद्र बरसात कर दे तो उसका पूरा जीवन खुशहाल रहता है। तो उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है जिनकी शादी में बरसात हो गई। निश्चित मानिए बरसात उनके लिए शगुन है, अमृत वर्षा है, अमृत काल की वर्षा है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा एहसास है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा समय है, इसको एंजॉय करना चाहिए। इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। आने वाला, अब चूंकि देखिए हमको तो नई सरकार का भी स्वागत करना है, 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, तो सब कुछ अच्छा। वो कहते हैं ना परिवर्तन हमेशा सुखद होता है। तो परिवर्तन इस मायने में नहीं कि कौन सी सरकार के, परिवर्तन इस मायने में कि नए नए लोगों ने पार्टिसिपेट किया चुनाव के अंदर, उनके लिए भी एक सुखद एहसास होगा। नई सुखद, वो अपनी अपनी एक नई शैली, अपने काम करने की जो शैली है, काम करने के तौर तरीके हैं, नई विचारधारा को लेकर के आते हैं। और कुल मिलाकर के आपकी सभी बातों ने बहुत से लोगों की चिंताएं खत्म कर दी है, क्योंकि जिस तरह से विश्लेषण आपने इस पूरे मौसम का किया, यकीनन ये राहत भरा मौसम है। एक बार माउंट आबू का रुख करते हैं, कमलेश बने हुए हमारे साथ। कमलेश, हर सीजन में माउंट आबू का, जब खासतौर पर जो लोग राजस्थान से हैं वो भी अगर कहीं जाना चाहते हैं और बहुत दूर नहीं जाना चाहते तो सोचते हैं माउंट आबू चलते हैं, हिल स्टेशन है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं कई बार डगमगाती है, बहुत से पर्यटक एक साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन हर सीजन से पहले प्रशासन अपनी तरफ से कुछ एक्सरसाइज करता होगा, कुछ तैयारी करता होगा। इस खास सीजन से पहले, सर्दियों के सीजन से पहले माउंट आबू प्रशासन ने कोई व्यवस्थाएं की है खास? और देखिए जयती, माउंट आबू टूरिज्म के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर किसी की इच्छा होती है कि जब मौसम बदले और माउंट आबू की सर्दी अपने परवान पर हो तो वो पर्यटक माउंट आबू जरूर आता है, क्योंकि आसपास गुजरात और राजस्थान में ऐसा कोई हिल स्टेशन नहीं है जहां पर वे जाकर के सर्दियों को एंजॉय कर सके। इसीलिए माउंट आबू महत्वपूर्ण हो जाता है और सर्दी के सीजन में हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं। जब माउंट आबू का टेम्परेचर माइनस में होता है तो यहाँ के नज़ारे बेहद सुखद होते हैं, और जो सुबह के समय जहाँ माइनस का तापमान होता है, कड़ाके की सर्दी का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही धूप खिलती है तो गुलाबी सर्दी का एहसास यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो हालांकि जो प्रशासन है, पर्यटकों की संख्या में इजाफे होने के चलते पर्यटन एक्सरसाइज जरूर करता है, लेकिन मौसम की मार कहीं ना कहीं प्रशासन तैयारियां हैं उन पर पानी फेर देती है। हालांकि कल की बात करें तो कल तेज बारिश और हवाओं का दौर था, इसकी वजह से जो विद्युत आपूर्ति है माउंट आबू में वो बाधित हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी देर रात से जुटे हुए हैं और अभी तक हमारी जो बात हुई है विद्युत विभाग के अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि माउंट आबू से जो अनादरा वाला जो मार्ग है जहां से रोड ये लाइट की सप्लाई आती है, वहां पर आम पानी के नजदीक एक बड़ा फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से पूरा जो
माउंट आबू है, पूरे माउंट आबू में विद्युत आपूर्ति ठप हुई है। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं, विद्युत विभाग के लोग हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो फॉल्ट को दुरुस्त करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो लगभग जो अधिकारियों की माने तो लगभग 2 बजे के बाद माउंट आबू की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। और खास करके माउंट आबू के इस सीजन के अंदर जहां अभी आप देख सकते हैं कि मैंने भी टोपी पहन रखी है और जैकेट पहन रखा है, क्योंकि सर्दी का एहसास यहां पर होने लगा है। सर्द हवाएं जो है वो चल रही है। चूंकि बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो माउंट आबू के जो फिजाएं हैं बेहद रंगीन नजर आ रही है और पर्यटक इस मौसम का यहाँ पर जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। निर्मल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे वेदर के एनालिसिस के लिए और खासतौर पर तमाम सारी जानकारी और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।